यस गाइस, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था। मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि कैसे हम इनकम टैक्स को देखने वाले हैं एंड इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके से पढ़ना है, नोट्स क्या होंगे, और सब मैंने आपसे डिस्कशन किया। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे कि कोई सी भी मैटर पे टैक्स लगा सकते हैं क्या, तो आपने कहा था नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए। लगाता कौन है? दैट इज पार्लियामेंट, है ना। टैक्स लगाने वाला कौन है? पार्लियामेंट। कैसे लगाते हैं? बिल पास करके। और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम डेलीगेट कर रखा है फाइनेंस मिनिस्टर को, और फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में कितने लोग होते हैं बच्चों? 7, है ना। 7 होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं और एक क्या होता है? चेयरपर्सन। इसमें काफी एक्सपीरियंस लोग, जिनको अलग अलग फील्ड से काफी नॉलेज है, लॉ का, इनकम टैक्स वगैरह का, तो उनको इन्वॉल्व किया जाता है। फिर मैंने कहा था कि सीबीडीटी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, ऑफिसर्स की फौज होती है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर जो होता है वो होता है पीसीसीआईटी। फिर उससे नीचे की रैंक का जो ऑफिसर होता है सीसीआईटी, देन प्रिंसिपल कमिश्नर, एंड उसके नीचे का जो ऑफिसर होता है वो सीआईटी। देन यू हैव द जेसीआईटी, एसीआईटी, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, एंड इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स क्या होते हैं दोस्तों? स्टाफ। ऐसा हमने कुछ डिस्कशन किया था। पता है 3 वर्ड जो मुझे कभी कभी निकल जाएंगे बार बार मेरे को इनकम टैक्स पढ़ाते टाइम, वो मैं पहले बता देता हूं। जो ऑफिसर आपकी इनकम की चेकिंग करता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो चीज जब हम बाद में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बार बार वो वर्ड निकल सकता है इनकम टैक्स पढ़ाते टाइम। तो जो ऑफिसर आपके इनकम की चेकिंग करता है वो ऑफिसर कहलाता है असेसिंग ऑफिसर। वो ऑफिसर क्या कहलाता है? असेसिंग ऑफिसर, हु असेस योर इनकम। जैसे मैंने अपनी इनकम वगैरह इनकम टैक्स को बताई, तो वेदर आई हैव प्रॉपरली शोन इट और नॉट, मैंने सारे इनकम दिखाई, सारे खर्चे को प्रॉपर बुक किया नहीं किया, कोई ज्यादा खर्चे तो बुक नहीं कर लिए, तो ये सब काम कौन देखता है? असेसिंग ऑफिसर देखते हैं। इसके बाद दोस्तों, जिस व्यक्ति की चेकिंग होती है, जिस व्यक्ति की क्या होती है? चेकिंग होती है, उसे कहते हैं असेसी। क्या किया जाता है? असेसी, है ना। कि असेसी है ना, मैं, मेरे इनकम की चेकिंग हो रही है तो मैं असेसी, और जिस प्रोसेस से चेकिंग करते हैं उसको असेसमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट। तो असेसमेंट यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। जो चेकिंग करता है वो ऑफिसर क्या कहलाता है? असेसिंग ऑफिसर। और जिसकी इनकम चेक की जाती है वो क्या कहलाता है? असेसी। जनरली बच्चों जो असेसमेंट करते हैं ना, वो ये लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? जेसीआईटी, एसीआईटी, आईटीओ वगैरह, ये लोग क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। तो सर ये ऊपर के व्यक्ति क्या करते? सीआईटी का काम होता है कि जेसीआईटी ने ढंग से काम किया नहीं किया, वो फाइल बुला के देख लेगा, भाई सही सारी चीजें प्रॉपर थी, उसका जजमेंट उसने जो दिया वो सही दिया, ऑर्डर गलत तो उसने पास नहीं कर दिया, कोई लॉ को ढंग से इंटरप्रेट तो नहीं किया, वो सारी चीजें कौन देख लेगा? सीआईटी। सीआईटी के काम को कौन देखता है? सीआईटी के काम को कौन देखता है? पीसीआईटी। तो मतलब जो मेजरली फील्ड में वर्क करने वाले, असिस्ट करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जेसीआईटी, एसीआईटी और आईटीओ। तो डिपेंड करता है केस पे, बड़ा केस है तो जेसीआईटी भी रहेगा, और अगर हम बात करते हैं लाइक छोटा मोटा केस है तो एसीआईटी भी हैंडल कर सकता है। सो ऐसा रहता है। अब मान लीजिए बच्चों, इन ऑफिसर ने आपका असेसमेंट किया एंड यू आर नॉट हैप्पी, आपके साथ गलत, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, बोल दिया गया कि आपको इतना टैक्स और भरना पड़ेगा, आपने अपनी इनकम कम दिखाई है। आप क्या कर सकते हो? वॉट यू विल डू? उसकी बात मान के बात खत्म हो जाएगी कि वॉट यू कैन डू फर्दर। क्या लगता है आपको? हाँ, और ऊपर अथॉरिटी के पास जाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। लोग जनरली बोलते कि हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या करेंगे? कोशिश। ऐसा नहीं होता बच्चों। इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर असेसमेंट, यू कैन गो टू अ पर्सन विच इज कॉल्ड एज सीआईटी, और उसको कहते हैं सीआई। ये वाला सीआईटी नहीं है बच्चों। ये कौन सा सीआईटी है? एक व्यक्ति जो कि सीआईटी अपील्स कहलाता है, जो अपील, लोगों की अपील क्या करता है? हैंडल करता है। अगर आपके साथ डिपार्टमेंट में कुछ गलत डिसीजन हुआ है, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट डायरेक्टली, व्हाट यू कैन डू? आप आ जाइए ना, हमारे पास ही आ जाइए, डिपार्टमेंट में हमारा बंदा बैठा है, वो समझ लेगा आपके केस को, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आ जाइए हमारे पास। सीधा हाईकोर्ट नहीं जाना बच्चों, कहां जाएंगे? सीआईटी अपील्स के पास। सीआईटी अपील्स बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप गलत है यार, जो हमारा ऑफिसर था उसने डिसीजन क्या लिया है सही, और मुझे भी लगता है कि वही चीज क्या है? सही है। बट आप सोचते कि आपके साथ अभी भी क्या हुआ है? अन्याय हुआ है।
तो आप अपनी सेकंड अपील, फर्स्ट अपील तो किसके पास गई, सीआईटी अपील के पास, सेकंड अपील लेके जा सकते हो आईटीएटी के पास। आईटीएटी का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना, आईटीएटी, वहां चले जाओ। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो इनकम टैक्स के ही क्या करता है, मैटर हैंडल करता है। इनके पास चले जाओ, यहां से आपको पता चल जाएगा कि भैया आप सही हो या फिर गलत हो। आईटीएटी भी बोलता है कि जो अपील्स वाला बोल रहा है, जो ऑफिसर बोल रहा है वो सब सही है, तू ही बेवकूफ है। आपको अभी भी लगता है कि आप सही हो और बहुत अन्याय हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है आपके लिए, तो बच्चों फिर कहां जाओगे पता है, हाई कोर्ट। और उसके बाद कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। अगर वहां पे भी न्याय नहीं मिला ना बेटा, तो आप कहां जाओ, आप घर जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसके आगे कहां जाओगे, फांसी की सजा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट से जाके माफी मंगवा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये आपके पास लास्ट रहेगा। इतने सारे लोग बोल रहे हैं मतलब तू ही गलत है फिर, और आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला। और बेटा अपनी सरकार तो बहुत खतरनाक सरकार है। हिंदुस्तान सरकार की बहुत तारीफ होती है दुनिया में, कैसे बता दो मालूम, अगर मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं 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 ये व्यक्ति सही है, ये सही है ये व्यक्ति, वो लॉ अमेंड अमेंड कर देते लॉ। वो हार गए तो बुरा मान जाते, और वो लॉ को क्या करते, अमेंड करते। अच्छा अमेंड कब से करना चाहिए बच्चों, अमेंड कब से करना चाहिए, जब से मैं हारा, भाई मैं तो जीत गया ना, सॉरी जब तो मैं जीत गया, उसके आगे से जो करना है तुमको अमेंड कर दो, अब आगे कोई ऐसा व्यक्ति ना करे, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। तो दे हैव द पावर टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत खतरनाक है गवर्नमेंट इससे, लेकिन ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करना इज नॉट अ गुड थिंग, गवर्नमेंट की बैड इमेज जाती। हम हमने हमारे बाहर से एफआईआई को बुलाया, इंडिया में इन्वेस्ट करवा दिया, वो पैसे वैसे, फिर रेट्रोस्पेक्टिवली क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, तो फिर तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, बोले क्या सरकार है ये। सो जनरली बहुत रेयर केस में जब सरकार को लगता है कि यार इसका इंटेंशन ही फ्रॉड करना था, पकड़ में नहीं आ पाया, बच गया किसी तरीके से, तो इन दैट केस सरकार डू, अदरवाइज दे डोंट डू इट। लोगों का सोचती बेटा सरकार। ओके, अब चालू करते बच्चों। अब आज से आपको लिखना स्टार्ट करना है इनकम टैक्स। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो ये रहेगा कि भैया जैसे मैं आपको ये पूरे नोट्स दे दूं, पूरे नोट दे दूं, आप आराम से क्लास में कुछ ना करे, देखे सुने, उससे बेटर है कि एक बार मेरे साथ लिख ले। तो लिखते टाइम आपका माइंड और हैंड दोनों चलेगा ना, तो दिमाग में बैठने के, रिटेंशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। मैं बहुत डिटेल में चीजों को समझाऊंगा, मतलब अगर किसी ने ये नोट्स भी पढ़ लिए ना, तो उसको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है इतनी। मैं आपको कल से बोल रहा हूं ये चीज, इस पर मैंने बहुत वर्क किया है, बट स्टिल ये देने से बजाय आपको बाद में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके चैप्टर के पूरे नोट्स आपको मैं क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पहले मेरे साथ में लिखते, जो चीज हमें पढ़नी है वो कहलाएगी इनकम टैक्स लॉ। जो हमें पढ़ना है वो कहलाएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लॉस। 50 नंबर में आपको इनकम टैक्स लॉस पढ़ाए जाएंगे, है चालू ही किया था। देखिए दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एक्ट एंड द लॉ, लॉ और एक्ट में क्या फर्क है आप बताएंगे, वेरी गुड, बोलिए। लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर टर्म का मतलब क्या बोलना चाह रही है कि एक्ट इज द पार्ट ऑफ लॉ, है ना। अगर आपको इनकम टैक्स में ये डिसाइड करना है कि क्या होगा, व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, तो क्या सिर्फ एक्ट देखना है कि एक्ट के अलावा भी चीजें देखनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स में क्या करना है, कैसे करना है, इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं है दोस्तों, इनकम टैक्स के रूल्स भी है। इनकम टैक्स में नोटिफिकेशंस आते हैं, इनकम टैक्स में सर्कुलर्स होते हैं, इनकम टैक्स के अंदर केस लॉस जो कोर्ट जजमेंट देती है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉट ओनली दी एक्ट, वी हैव टू सी दी ओवरऑल थिंग्स। इसलिए आपको जो पढ़ाया जाएगा वो क्या जाएगा, इनकम टैक्स लॉस। ऑल्दो द वेटेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल बी मोर, रूल्स कम पढ़ाए जाएंगे, बाकी चीजें कम पढ़ाई जाएगी, लेकिन मेन जो पढ़ाया जाएगा वो आपको रहेगा एक्ट। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, फाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाने के पहले आपको ये सारी चीजें, केस लॉस, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। तो फाइनल के अंदर
एक्ट से ज्यादा बाकी चीजों पे भी फोकस करते, वो इंटर लेवल पर नहीं करते, क्योंकि यहां पर अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जाएगी। सो आधा अधूरा ज्ञान रहता है उन लोगों का जो सिर्फ एक्ट पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि एग्जाम में तो एक काम का आएगा, लेकिन हम लोग दिन भर यही काम करते हैं। मेरे ऑफिस में यही काम है मेरा, तो मैं आपको ज्ञान दूंगा दूसरी चीजों का भी कि यार हाँ, सर्कुलर ने ये कह रखा है, नोटिफिकेशन में होता है, प्रैक्टिकली ये चीज ऐसी होती, भले ही वो चीज यहाँ पे नहीं होगी, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी चले गए तो हमारे पास टाइम कम पड़ेगा। इनकम टैक्स लॉ में जो आपको पहली चीज पढ़नी है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 बच्चों। इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखो मेरे साथ लिख लेना, है ना, थोड़ी देर बाद मेरी राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आती बच्चों, है ना। मैंने वो नोट जो लिखे वो अच्छी राइटिंग में लिखे, उसका रीजन ये है कि देखो मेरे को स्पेलिंग की समस्या है, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं रहती बच्चे। अब मेरे को कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग आ गई से कंसिडरेशन, अब मैं क्या करता, कंसिडरेशन को मैं स्पेलिंग ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा कर्सिव हो गई, समझ लेना कि सर स्पेलिंग भूल गए, तो वो मेरे साथ समस्या है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं ईमान में झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, अब बाद में हंसो मेरे ऊपर, इसलिए पहली बार मैंने चीज क्लियर कर दी आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको क्या पढ़ना है? सबसे फर्स्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों सेक्शन, आपको पढ़ने पड़ेंगे सेक्शंस। इनकम टैक्स एक्ट, देखो व्हाट इज सेक्शन बच्चों, पूरा लॉ एक साथ नहीं लिखा जा सकता, पैराग्राफ्स में ऐसे लिख डिवाइड कर देते, तो पूरे बिल को मल्टीपल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीपल चंक्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसको क्या कहते हैं, सेक्शन। तो पार्ट ऑफ द बिल, पार्ट ऑफ द एक्ट इज कॉल्ड एज द सेक्शन। बच्चों इनकम टैक्स के अंदर ज्यादा सेक्शन नहीं है, बस 298 ही है, ओनली 298 सेक्शन है बच्चों, बस बोलने के 298 है, लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि 700, 750, 800 सेक्शन होंगे। सेक्शन 80, 80C, 80 ट्रिपल टी, 80C CD1, 80C CD2, 194A, 194B, 194C, 194D, 194I, ऐसे बहुत सारे सेक्शन आएंगे, IA, IB, IC, LA, LB, ऐसे करके बहुत सेक्शन है, बट सारे सेक्शंस इंटर में नहीं है, फाइनल में आपके पास होंगे। फिर आपको बच्चों इसके अंदर जब आप सेक्शन पढ़ते तो आपको प्रोविजो भी पढ़ना पड़ता, क्योंकि वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो भी तो पढ़ना है, प्रोविजो। आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोविजो। प्रोविजो मैंने गिने नहीं बच्चों कितने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्केड्यूल्स की, आप जब एक्ट पढ़ेंगे, ये देखो ये समस्या हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा। और इनकम टैक्स के अंदर कितने स्केड्यूल्स है, ओनली 14 बच्चों, 14 स्केड्यूल्स है। इनकम टैक्स के अंदर 14 स्केड्यूल्स आपके होने वाले। अच्छा, प्रोविजो मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन, मतलब वो सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा। स्केड्यूल्स क्यों होते हैं, कोई बता सकता है, व्हाई वी हैव स्केड्यूल्स इन एनी एक्ट? स्केड्यूल्स क्यों होते हैं, एनी आइडिया जी? टू डिवाइड इन इट इन चैप्टर्स, थोड़ा बहुत सही कह रहे हो आप, और कुछ थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। देखो जब भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चीज की लिस्टिंग करनी होगी, लिस्ट क्रिएट करनी होगी, तो जो लिस्टिंग होती है जनरली वो कहां की जाती है, स्केड्यूल्स में की जाती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग, तो लिस्टिंग कहां कर देंगे अपन, स्केड्यूल में कर देंगे ना। अब बच्चों आप जो बोल रहे हैं ना कि स्केड्यूल्स के अंदर सेक्शन आते, एक्चुअली क्या है, एक होता है चैप्टर, चैप्टर्स के अंदर क्या आते, सेक्शंस, चैप्टर्स। अच्छा व्हाट इज चैप्टर बच्चों, ग्रुप ऑफ सेक्शन को क्या कर दिया, मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, आपके चैप्टर बन जाएंगे। और इनकम टैक्स में, वो डर गया ना मैं, इनकम टैक्स में 23 चैप्टर्स है, 23 चैप्टर्स ओनली।
श्रेया आपने बिल्कुल करेक्ट किया था, सम आइटम लिस्ट करके। तो चैप्टर 23 चैप्टर से 298 सेक्शंस है आपके, और आपको प्रोविजो भी पढ़ने हैं, साथ में क्या करनी है, स्केड्यूल्स भी पढ़ने हैं। अब समझिएगा, आप जब सेक्शन पढ़ो ना बच्चों, जब भी सेक्शन पढ़ो तो साथ में उसका क्या करो, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो। साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन। कोई मुझे बताएगा सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है? डिफाइन किया है, यस ना। एक्सप्लेनेशन क्या करता है, सेक्शन को और अच्छे से डिफाइन करता है। अगर सेक्शन में कोई टर्म्स यूज हो रही है ना, सेक्शन में कोई टर्म्स यूज हो रही है, तो उस टर्म्स को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। सर अगर जब वो टर्म यूज हो रही तो डेफिनेशन में डाल दो ना। डेफिनेशन में डाल देंगे तो पूरे इनकम टैक्स में क्या होगी, वो चीज एप्लीकेबल। लेकिन अगर उसमें एक्सप्लेनेशन में डाला तो वो बात किसके लिए एप्लीकेबल होगी, उस सेक्शन के लिए। तो आपको कुछ चीज का एक्सप्लेनेशन वगैरह देना है तो सेक्शन में दिया जाता है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे कोई क्लाइंट की क्वेरी है, तो क्लाइंट की क्वेरी अपन सिर्फ सेक्शन थोड़ी पढ़ के दे सकते हैं। अगर आपकी को क्लाइंट की क्वेरी को रेस्पॉन्स देना है तो आपके पास उसका एक्सेप्शन पता होना चाहिए, उसके कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं है आपको पता होना चाहिए, और कुछ बातें जो दूसरे लॉ मतलब लाइक सर्कुलर्स रूल्स वगैरह में नहीं, वो सब पता होना चाहिए, तो काम चलता है। पेपर को डिफिकल्ट भी बनाया जाता है अपने पेपर को, वो मल्टीपल एस्पेक्ट, वो आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं जिसमें कि क्या है कि एक ही सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहां पे सेक्शन भी एप्लीकेबल है, दूसरे सेक्शंस भी एप्लीकेबल है, कुछ रूल्स भी एप्लीकेबल है, तो दे ट्राई टू मिक्स द थिंग। वो जानते कि जो आप फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भले ही 50 नंबर का है, 100 नंबर का फाइनल में, लेकिन उसके बाद जब जिंदगी में बाहर निकलेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द पर्सन जिसके पास इनकम टैक्स का सबसे अच्छा नॉलेज है पूरे इंडिया में, और कोई भी नहीं है। तो आप वो चाहते कि आपके पास क्या हो, एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हो, एक्सपर्ट। तो ये चीज आपको पता करनी चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड द रूल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड द रूल्स? है नो जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक्ट हैज प्रोविजंस, रूल्स हैड व्हाट बेटा? रूल्स हैज नो प्रोविजन। रूल्स टेल्स अस इम्प्लीमेंटेशन, रूल कैसे करना है बताता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्ट है, सब होशियार बच्चे आज की तारीख में, एक्ट बताता है क्या करना है, व्हाट टू डू, और रूल्स बताते हैं हाउ टू डू। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्ट कम्स अंडर रूल, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्ट कम्स अंडर रूल। तो ये बोलेगा आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। एक्ट बोलेगा 31 जुलाई को आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, 31 अक्टूबर को आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। वो रिटर्न में क्या क्या डिटेल्स आएगी, वो रिटर्न का फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट के अंदर जो पर्टिकुलर फील्ड्स होंगे उसमें क्या डेटा इनपुट देना है, क्या नहीं देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ एक्ट में डाल देंगे तो एक्ट हो जाएगा बहुत बल्कि। अभी इतना बल्कि हो गया है, अभी समझ ही नहीं रहा इनकम टैक्स, इसलिए तो नया इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं कि इतना बल्कि हो गया इनकम टैक्स, इतनी सरकार बदली, इतने प्रोविजंस लेकर आए गए, और हिंदुस्तान के लोग महानालायक लोग होते, हिंदुस्तान के लोग लॉ तोड़ने की पूरी कोशिश करते, पूरी कोशिश करते, जैसे ही लॉ तोड़ा अमेंडमेंट, जैसे ही लॉ तोड़ा अमेंडमेंट, इतने लॉ तोड़े गए, इतने दिमाग लगाए गए, और इनकम टैक्स में अमेंडमेंट बहुत लाए गए, बल्कि कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग। अब सरकार ने बोला एक सिंपल क्या बनाएंगे, एक्ट। देखो कब बन जाता, अगर सितंबर तक पास हो गया तो हो सकता है कि आपको अगला अटेम्प्ट में वही मिले नया, अगला मतलब जनवरी में नहीं बचो, कब, जो योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में फोकस होकर पढ़ना ताकि वापस से ना पढ़ना पड़े, ऑलमोस्ट चीजें सेम रहती हैं बट स्टिल वाई टू टेक रिस्क। इनकम टैक्स रूल्स 1962 ये बोलते हैं हाउ टू डू। एक्ट में लिखा है कि सैलरी कैन बी मॉनिटरी, कैन बी नॉन मॉनिटरी,
अगर आपको घर मिलेगा, कार मिलेगा, तो भी उसको सैलरी मानना पड़ेगा। तो सर घर की कितनी वैल्यू सैलरी में जोड़नी है, कार की कितनी वैल्यू सैलरी में जोड़नी है, ये कहां से पता चलेगा? इसके लिए बनाए डिटेल्ड रूल्स। तो आपको रूल्स पढ़ना पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है। थर्ड, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस, आप जब कोई लॉ पढ़ेंगे तो उस लॉ के नोटिफिकेशंस भी आपको पढ़ने चाहिए। नोटिफिकेशंस आर नथिंग बट दी, नोटिफिकेशन इज लाइक, जैसे आपका फोन आपको नोटिफाई करता कुछ हुआ, देखो व्हाट्सएप पे, कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ हुआ, वैसे ही इनकम टैक्स भी नोटिफाई करता कि देखो कुछ हुआ, कुछ अमेंडमेंट आया, कुछ सेक्शन में बदलाव आए, कुछ रूल्स में क्या आए, चेंजेस आए। तो कम्युनिकेशन का साधन है नोटिफिकेशन। कम्युनिकेशन, अमेंडमेंट्स आर कम्युनिकेटेड। अमेंडमेंट्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशंस। बच्चों नोटिफिकेशन किसको मानना है? आपको मानना है, मेरे को मानना है, कि सबको मानना है? सबको मानना है, सबको मानना है। इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन आया है, सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया, तो भाई किसको मानना है? पूरे इंडिया को मानना है। नेक्स्ट, आप जब इनकम टैक्स पढ़े तो साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सर्कुलर्स। नाउ सर्कुलर्स आर ऑल्सो कम्युनिकेशन। सर्कुलर्स भी क्या होते हैं? कम्युनिकेशंस होते हैं। तो सर नोटिफिकेशन और सर्कुलर में क्या फर्क हो गया फिर? दोनों सेम ही सब डिपार्टमेंटल पर्पस के लिए होता है। देखो क्या होता है, हिंदुस्तान काफी बड़ा है, लोगों की सोच भी अलग अलग, लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑफिसर्स की भी सोच अलग अलग हो सकती है। चेन्नई में बैठा एक ऑफिसर है, बिहार में एक बैठा एक ऑफिसर है। चेन्नई में सीआईटी, बिहार में सीआईटी, एक ही मैटर पे, एक ही सेक्शन पे अलग अलग तरीके से ओपिनियंस दे रहे, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से लोगों की चेकिंग कर रहे। वो असेसमेंट अलग कर रहा है, ये असेसमेंट अलग कर रहा है। आप सोचो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे इंडिया का एक ही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग ऑफिसर सब अलग अलग तरीके से डिसीजन लेने लग जाएंगे किसी मैटर पे, क्योंकि कहां लॉ क्लियर नहीं होता है। नाउ दैट वर्ड हैज टू बी, दैट सेक्शन हैज टू बी मोर क्लैरिफाइड। दिस सर्कुलर्स हेल्प इन क्लैरिफिकेशन टू द ऑफिसर्स कि भाई लोग सुन लो, पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पूरे इंडिया में सर्कुलर है, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ये जो लिखा है यही मानना है, और सबको इस सेक्शन को इस तरीके से क्या करना है, इंटरप्रेट। ठीक है। कम्युनिकेशन टू ऑफिसर्स, कम्युनिकेशंस टू ऑफिसर्स। तो सर क्या हम नहीं माने क्या सर्कुलर? क्या हम नहीं मान सकते? क्या मानो, मुझे कोई समस्या नहीं है। अपने अपने लिए कंपलसरी नहीं मानना। सर्कुलर्स अपन को फॉलो करना, अपन लोग मतलब पर्सन, असेसीज वगैरह जो भी है, इनके लिए कंपलसरी नहीं है। हमारे फेवर का है ना, हमारे फेवर का है तो हम क्या कर लेंगे? फॉलो। और हमारे फेवर का नहीं है तो फिर हम फॉलो नहीं करेंगे। तो सर्कुलर्स वो हम फॉलो करते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल। जो हमारे लिए बेनिफिशियल सर्कुलर्स है वही हम सर्कुलर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट में है तो आपको जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर फॉलो करना है। फिर आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, दैट इज केस लॉस। आपको इनकम टैक्स में पढ़ना पड़ेगा केस लॉ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के जजमेंट्स होते हैं वो भी रिलेवेंट होते हैं। एक्ट को पढ़ते टाइम, रूल्स को पढ़ते टाइम हमें उन चीजों को भी, उस पर क्या जजमेंट दिया गया है पर्टिकुलर्स में, देखना पड़ सकता है, ताकि हम सेक्शन को और अच्छे से इंटरप्रीट कर पाए। वो भी देखने पड़ते हैं, बट इंटर लेवल पे ज्यादा केस लॉस दोस्तों नहीं बताए जाते। ठीक है, तो ये मैंने बताई, ये हमारा ओवरऑल क्या रहेगा सिलेबस, विल कंप्लीट फोकस ऑन इनकम टैक्स, सम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सम इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स। आज तक बच्चों इनकम टैक्स के अंदर कम से कम 8-9 लाख सर्कुलर्स है, 8-9 लाख नोटिफिकेशन है, 12-15 लाख केस लॉ है। समंदर है इनकम टैक्स, इट्स ओशन। तो अब किसी को भी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको 100% इनकम टैक्स की हर एक चीज क्या हो पता, कोई भी याद नहीं रख सकता। आज की तारीख में सर आपको भी याद नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे को भी याद नहीं, तो सर आप क्या करते?
सी वी हैव इन आवर ऑफिस रिसर्च टीम एंड नाउ डेज दोस्तों चैट जीपीटी फैबुलस। तो ऐसे चैट जीपीटी तो एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करते हैं डिसीजंस मेकिंग में, ड्राफ्टिंग में। अब कोई जैसे क्या है, कोई वर्ड या कोई सेक्शन में कुछ क्लैरिफाइड नहीं है तो उसको कहीं केस लॉ में तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, अब ये अपन फाइंड करने बैठे तो कितना टाइम लगता था। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, एआई आपको अपने साथ में लेके चलना है। सबके पास फोन में चैट जीपीटी होना चाहिए। बहुत डाउट्स अगर आपके फोन में आए, चैट जीपीटी से पूछ के देखो। आप जब पूछोगे ना चैट जीपीटी से, अभी तो इनिशियली देखो पेड वाला लोगे तो बात अलग होती, अगर आपका पेड वाला नहीं है ना तो बहुत बार गलत ओपिनियंस भी आती। वो क्या करता है, वेब से सर्च करके कुछ उसको मिल गया कीवर्ड्स देख के, तो आपको क्या कर देगा, रिप्लाई। हो सकता है वो चीज गलत भी हो, 100% फॉलो नहीं करना है, बट यस, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। मैं आपको आगे जाके गाइड करूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, आप फॉलो कर सकते हो, उससे क्या क्या फायदे होते हैं। ड्राफ्टिंग का अलग है, सर्चिंग के लिए क्या है अलग है। सो ये चीज बहुत अपना काम क्या कर चुकी है, बहुत आसान। अभी ऐसा है, अभी ना देखो कि सारी फील्ड बहुत एआई से इफेक्ट हो रही है। जैसा आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बेचारे, सॉफ्टवेयर जॉब्स थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है जाने। अपना फील्ड मेरे को बहुत सेफ फील्ड दिखता फिलहाल के, कम से कम 10-15 साल के लिए। उसका एक रीजन ये है कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको क्लाइंट को एडवाइस करते टाइम सिर्फ इनकम टैक्स भी नहीं देखना है। यू हैव टू सी द इनकम टैक्स, यू हैव टू सी द जीएसटी। तो उसके इम्पैक्ट, जीएसटी में कुछ करोगे तो उसका इनकम टैक्स में भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। अगर आप कंपनी लॉ है तो कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो भाई ये सारी चीजों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना और एआई मॉडल डेवलप करना, इंडियन लॉ इज, इंडियन टैक्सेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। आज आप सीए बन के यूएस का सीए बनना चाहते हैं, आप सीए बन के यूएस का सीए बनना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस। आपको 4 पेपर देना है, आप सीए बन जाएंगे यूएस का। वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बहुत वैल्यू है। यूएस के सीए की बहुत वैल्यू है, इंडियन सीए की यूएस में कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू गो विद द इंडियन सीए डिग्री इन यूएस, आप कुछ नहीं कर सकते, जॉबलेस ही घूमेंगे। मेरे 2-4 दोस्त थे जो ऐसा वहीं पर रहते हैं, उन लोगों ने तो सीपीए कर लिया, बाद में यूएस सीए कर लिया, उन वो अब अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन जब वो सीए के लिए गए थे, तो अगर हाँ कभी आपको बिग फोर भेज दे वो अलग बात है, बिग फोर के अपने ऑफिस में भेजे, आप खुद जाओ और जॉब सर्च करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वो लोग, अपने लिए बहुत आसान है यूएस सीए बनना। सब्जेक्ट क्या आते हैं उसके अंदर, अकाउंट्स आता, अकाउंट्स अपन अच्छे लेवल का पढ़े हुए होते, उसमें एफएम आता, एफएम भी अपना बहुत तगड़ा है। फिर इधर से आपके इकोनॉमिक्स और ऑडिट वगैरह रहते हैं, ये 4 सब्जेक्ट है आपको देने रहते हैं, आप सीए बन जाएंगे। कब, सीए बनने के बाद कितने सब्जेक्ट देने हैं, 4। उनको बोलते हैं कि आप क्या करिए, इंडिया का सीए बनिए। वो हाथ जोड़ लेते, बोले साहब सब चलेगा इंडिया में, कुछ भी पूछ लो, अकाउंट्स पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, बस टैक्स हटा दो। आपका टैक्स समझ में नहीं आता हमको, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। बट ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है जब भी तो पैसे है, सिंपल होगा तो काय के पैसे, सब समझ जाएंगे। अपन चाहते कि चीजें और क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। अभी बोल रहे ना नया एक्ट आएगा, नया एक्ट आएगा, नया एक्ट आएगा, शुरू में तो सब चीजें सही रहेगी, धीरे धीरे होने दो पुराना उसको। जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते गंदगी आती जाती ना, वैसे ही एक्ट में भी होता बेटा, जैसे जैसे एक्ट पुराना होता जाता गंदगी उसमें बढ़ती जाती। तो वो चीज अच्छी है, मैं बोलता हूँ पैसे कमाने के लिए अच्छी चीज है, बट हाँ दुनिया अगर अपन अपना नहीं सोचे, बाकी लोगों का सोचे, इनकम टैक्स सबके लिए आसान हो, तो फिर 100% नई चीज बेटर है। ओके सर, आईसीए ने भी तो लॉन्च किया है चैट जीपीटी, यस एब्सोल्युटली, मतलब वो एडवांसमेंट तो कर ही रहे हैं। अपन अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो सेंस ही नहीं, भारी होना है अपने को। क्योंकि आपसे अच्छी ड्राफ्टिंग, आपसे अच्छी एनालिसिस रिसर्च आज चैट जीपीटी या ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स कर सकते हैं। अभी तो वो चाइना ने जो बनाया, डार्क सीक, यही नाम है ना, डीप सीक है ना, डीप सीक करके, वो सुनने में आ रहा और बहुत अच्छा है, वो फ्री भी है, पूरा फ्री है। सो ऐसे एडवांसमेंट्स होते रहेंगे दोस्तों। मैं बहुत बार टेस्ट करते रहता हूँ इन दोनों को कि ये लोग क्या ओपिनियन देते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट से चालू करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961।
एग्जाम में हैंडराइटिंग मैटर करती है क्या? देखो करती तो है, करती है, बट मैं भी पास हुआ बच्चे, मैं भी पास हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हो तो ही आप पास हो सकते हैं, चलता है यार, चलता है। बट थोड़ा ऐसा लिख के समझ में आना उसको। अगर जबरदस्ती आप कर्सिव लिख रहे कुछ भी कर रहे तो वो समस्या है। और प्लस दोस्तों, मेरी मेरी वो स्पेलिंग क्यों बिगड़ी मैं आपको बताता हूँ। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ जब पढ़ने के बाद, कितना 8-10 साल हो गए, उसके बाद अब ये आए तो अपन वो चैटिंग वेटिंग में लग गए। वो चैटिंग में लग गए तो वो टू को टू लिखते, वो बीकॉज को अपन बीकॉज पता नहीं सब शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखने। तो ये क्या हो रहा कि ये सब आदत की वजह से मेरी स्पेलिंग खत्म हो गई। और वो नीचे एक तो वो क्या आता है, ऑटो करेक्ट करके कुछ आता ना, आधी लिखे पूरा वो कर देता, उसने हालत खराब कर दी। अब मैं आपको सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा है ना, आप वैसे अभी तो आप लोग अभी क्या स्कूल पास आउट है तो आपको ये सारी स्पेलिंग का वैसा इतना इशू नहीं होता है, बट ठीक है चैट करते टाइम भी मैं बोलूंगा पूरा पूरा चैट करे, मना नहीं कर रहा, लेकिन पूरे वर्ड्स लिखे। क्या होता है यही है ना, एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा। और आप बिकॉज को क्या लिख रहे होंगे, बिकॉज, और जब कॉपी आएगी ना तो उस पर उसने ऐसे ऐसे गोले लगा रखे होंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यहां नंबर कट गया, मैं तो सब लिख के आया था, सेक्शन भी लिख के आया था, कहां कट गए, यहां कट गए, तेरी लैंग्वेज ऐसी है। थोड़ा तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा ना, उसका ध्यान रखें। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, वरना प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो अच्छे ही करें, ऐसे काटा पीटी ये वो करें, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। बहुत अच्छी राइटिंग आई डोंट से की जरूरी होती है। जो रैंकर्स होते हैं उनकी उनकी तो अलग बात होती है बच्चों, उनकी बात नहीं करेंगे। वो कुछ भी लिखते हैं, कैसे भी लिखते हैं, वो ले आते रैंक बेटा। वो गलत भी लिखते तो भी उनकी रैंक आ जाती। वो अभी उस दिन वो मिला था ना, क्या नाम है उसका, 19th वाला, 19th रैंक वाला अपने, कुछ, हाँ कुछ थे। अब वो कुछ से पूछा, वो क्या बोल रहा था, मैंने ऑडिट तो लगा था मैं फेल हो जाऊंगा, वो 67 आ गए। मैं जब भी क्लास देता हूँ मैं यही बोलता हूँ, रैंकर्स की किस्मत रहती रहती है ऐसी। वो गलत भी लिखेंगे तो भी अच्छा ही रहता हो, बट हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। सेक्शन नंबर 1 बच्चों, सेक्शन नंबर 1 में सबसे फर्स्ट है इसका इसका जो मार्जिनल नोट है, इसका जो शॉर्ट नोट है, शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहला सेक्शन, इट्स शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या कहता है, दिस एक्ट will be called as, this act will be called as इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चों क्या बात बोली सेक्शन ने, इस एक्ट का नाम क्या होगा, इस एक्ट का नाम होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये क्या काम का है, ये उन लोगों के काम की चीजें बच्चे जिनको सेक्शन नंबर याद नहीं रहते। एज पर दी प्रोविजन ऑफ, क्या लिखोगे आप, एज पर दी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट, एक्सटेंड, ये कहां कहां तक एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्वियसली बात है, हम अपनी कंट्री के लिए लॉ बना सकते हैं, दूसरी कंट्री के लिए तो लॉ नहीं बनेगा अपना। दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पूरे ब्रह्मांड के लिए तो एप्लीकेबल नहीं कर सकते, लोग हंसेंगे अपने ऊपर कि कोई कहीं पे भी रहता है, कहीं पे भी करता हो, कुछ भी करता हो, भारत में तो क्या लगेगा, टैक्स। नॉट पॉसिबल, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेके। जेके, इवन जब से इनकम टैक्स आया ना तब से अपन जेके से टैक्स ले रहे बच्चे, सारी इंडिया पे एप्लीकेबल है। एंड थर्ड वन, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब है ये लगना कब से चालू हुआ, लगना कब से चालू हुआ। ये हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। तो आया तो कब था, 1961 में, और एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1962 से। इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम
1 अप्रैल 1962। सर 1962 के पहले टैक्स नहीं लगता था क्या? मैंने कल आते से ही बोल दिया था बच्चे, लगता था। अब काहे के लिए अपन 1962 की बात करें? उसके पहले क्या होता था? उसके पहले कोई पुराना एक्ट होता होगा, जैसे अभी 1961 पूरे के डीटीसी 2025 आ रहा। उसके पहले कुछ 1920 करके एक्ट होता होगा, 1928 करके कुछ एक्ट होता होगा। मैंने कभी खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपना काम। अभी आगे का काम नहीं, पीछे क्या है, वो महाराजा उन क्या टैक्स लेते थे, क्यों होता था, क्या करते, उसमें अपन फालतू में अपने काम पे फोकस करो। कहानियां सुनने के लिए अच्छा लगता, लेकिन कहानियां वहां सुनो ना जब मैं सेक्शन के अंदर उस सेक्शन को कैसे तोड़ा जा सकता है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप क्या एडवाइस दोगे क्लाइंट को कि ये सेक्शन है, इसको एप्लीकेबल होने से बचाना है, वहां अपन टाइम देंगे, नॉट ऑन दी थिंग्स जो कि रेलेवेंट नहीं हो। बच्चों सुनना, देखो सेक्शन 2 और 3 सेक्शन 2 और सेक्शन जो 3 है ना, वो डेफिनेशन के सेक्शन है। डेफिनेशन उसमें क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। अब वो डेफिनेशन एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, किसी वर्ड को समझना पड़ेगा, तो हम किसके पास आएंगे? डेफिनेशन के पास। 2 भी डेफिनेशन का है और 3 भी डेफिनेशन का है। आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, कंपनी लॉ, कोई सा भी लॉ पढ़ा होगा, तो उसके अंदर सेक्शन 2 किसके सेक्शन होते हैं? डेफिनेशन के ही सेक्शन होते हैं, है ना? तो हमारा इनकम टैक्स भी एक्सेप्शन नहीं बचो, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं कि जो सेक्शन 2 है वो क्या डेफिनेशन का है, सेक्शन 3 भी डेफिनेशन का है। सेक्शन 4 का नाम है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 का नाम है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन मतलब चार्जिंग सेक्शन, इट्स लाइक इंडिया में इनकम टैक्स कब चार्ज होगा, कब लगेगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि इंडिया में इनकम टैक्स लगने लग जाएगा। आज मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आप सेक्शन 4 में जो कंडीशंस दे रखी है, वो सारी कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो सकता है कुछ कर रहे हो सकता है कुछ नहीं कर रहे हो। तो चलो देखते ना क्या कंडीशंस दी है। पहले एक बार मैं लिखता हूं, फिर आप लिखना। टाइम दूंगा, आई विल गिव यू टाइम, पहले समझ लो उन्हें क्या क्या कहा। बच्चों ने कहा इनकम टैक्स लगेगा पर्सन पे। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन पर्सन। पर्सन की अगर क्या होती है, इनकम होती है, तो ही इनकम टैक्स लगता है। पर्सन होना बहुत जरूरी है। पर्सन, पर्सन के साथ देखो, मैं भी एक पर्सन, आप भी एक पर्सन, अपन सब पर्सन, कंपनी भी एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, आई एम नेचुरल। तो ये सब क्या है? पर्सन है। पर्सन पे टैक्स लगता है, पर्सन होने से टैक्स नहीं लगता बच्चों। पर्सन के साथ उसकी क्या होनी चाहिए? कमाई। इनकम पे टैक्स लगेगा। पर्सन की क्या होनी चाहिए? इनकम। अभी आप लोगों की दोस्तों शायद इनकम नहीं होगी, हो सकता है कुछ एफडी एफडी हो आपके नाम पे, या आप मेजर हो गए, माइनर है, उस पर डिपेंड करता है। बट यस, अभी आपकी इनकम नहीं है तो शायद टैक्स नहीं लग रहा होगा। अच्छा सुना बहुत ध्यान से बच्चों, अभी कौन सा साल चल रहा है? हम फिनेंशियल ईयर ही कंसिडर करते हैं। क्या कर रहे हैं? फिनेंशियल ईयर। अभी कौन सा साल चल रहा है? 24-25। 24-25, अच्छा 24-25, अभी 8 मार्च हो गया। चालू कहां से हुआ था? 1 अप्रैल 24 से, और खत्म कहां पे होगा? अच्छा मेरी इनकम कब पता चलेगी? साल के बीच में कि साल के एंड में? ये इनकम टैक्स है, ये सेल पे लगने वाला टैक्स नहीं है, ये इनकम पे लगने वाला टैक्स है। ये इनकम कब पता चलेगी? साल के एंड में। तो मुझे बताओ, मैं साल के बीच में टैक्स कैसे पे कर सकता हूं? कैसे पे कर सकता हूं? जब मुझे इनकम ही कब पता चलेगी साल के एंड में, तो मैं टैक्स कब पे करूंगा? साल खत्म होने के बाद, नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों जो इस साल में कमा रहा हूं, इस साल जो मैं कमा रहा हूं 24-25 में जो कमा रहा हूं, जो करंट ईयर में कमा रहा हूं, उसमें मैं टैक्स कब पे करूंगा? अगले साल 25-26 में। अब सुनना, मैं 25-26 में टैक्स पे करूंगा, तो जो अगले साल टैक्स लगेगा, अगले साल जो टैक्स लगेगा वो कौन सी इनकम पे लगेगा? 24-25 की इनकम, यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगेगा। कौन सी इनकम पे लगेगा? प्रीवियस ईयर। तो इनकम कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में। अच्छा इस साल टैक्स देना है ना, आज अभी कौन सा साल चल रहा है? 24-25। तो आपकी इनकम कब होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में। आपकी इनकम कब होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में। तो ही आप क्या करोगे? टैक्स दोगे। लेकिन यहां समझना,
इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं? ये एक्चुअली क्या है, करंट ईयर वर्ड होना चाहिए था कि आपकी करंट ईयर में क्या होनी चाहिए, इनकम। ये वर्ड प्रीवियस क्यों निकला? क्योंकि जो हमारा करंट ईयर है ना, करंट ईयर, उसकी इनकम पे कब हम टैक्स देते हैं? अगले साल। अगले साल टैक्स देते, तो अगले साल हम जो इनकम पे टैक्स दे रहे, वो कौन सी इनकम पे टैक्स दे रहे? प्रीवियस ईयर की। बच्चों आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल रहेगा वो क्या रहेगा? 24, 25। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर प्रीवियस ईयर। ये आपका प्रीवियस ईयर है। आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो, तो आपका ये मतलब प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर आपका? 23-24। हमारा साल भी तो बन जाएगा ना प्रीवियस ईयर, क्योंकि जब ये अगले साल की बात होगी 25-26 में, 25-26 में हम जब टैक्स पे करेंगे तो कौन सी इनकम पे करेंगे? 24-25 की। आपको हमेशा फोकस करना है 24-25 की इनकम निकालना है। और इसको मैं करंट ईयर भी बोल सकता हूं, या इसको डिफाइन किया गया है। सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज को अभी छीलेंगे अपन। अभी तो बस क्या कर रहे, अलग में लिख के रख रहा हूं कि हाँ ये पर्सन है, ये इनकम है, डेफिनेशन है सबकी। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है, जिस साल इनकम अर्न करते हैं वो साल क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर। तो जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, कहां अर्न कर रहा हूं? 24-25 में, वो साल क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर। द करंट ईयर इज कॉल्ड एज द प्रीवियस ईयर। जिस साल मेरे इनकम की चेकिंग होती है, इस साल जो मैंने कमाया इसकी चेकिंग कब होगी? अगले साल। तो वो साल क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर। जिस साल टैक्स पे करते हैं वो साल क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर। टैक्स पे करना, टैक्स पे करना, इनकम कमाने के लिए कौन सा साल? प्रीवियस ईयर। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जम्प्ट इनकम्स मतलब क्या बच्चों? नाम समझ में आ रहा है एग्जम्प्ट इनकम का? कुछ इनकम्स ऐसी होती है जिसपे सरकार क्या नहीं लेती? टैक्स नहीं लेती। सर्टेन इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल। एग्जम्प्ट इनकम, एक एग्जाम्पल दे सकते क्या आप? एग्रीकल्चर, खेती की इनकम पे क्या नहीं लगता बच्चों? टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, उसको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप की इनकम पे बच्चे को टैक्स नहीं देना है। कुछ ट्रेन दुर्घटना वगैरह हो गई, रेलवे ने कुछ कॉम्पनसेशन दिया, गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्पनसेशन दिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ऐसी बहुत सारी इनकम क्या कर रखी है? एग्जम्प्ट। कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है? तो मैक्सिमम इनकम तो क्या होगी बच्चों? टैक्सेबल ही होगी। कुछ एक इनकम क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। तो एग्जम्प्ट इनकम की क्या होती है? लिस्ट होती है। उसमें देखना पड़ता है कि ये इनकम एग्जम्प्ट तो नहीं है। देन वो इनकम स्कोप में आनी चाहिए। ये बात समझने में 2 मिनट लगेंगे आपको। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं सब इसको तोड़ के क्यों लिख रहा हूं मालूम है? क्योंकि मुझे इन एक एक वर्ड को छीलना है, इन एक एक वर्ड में डिटेल में जाकर हमको पढ़ना है कि पर्सन किसे कहते हैं। कल से आप बोलेंगे सर बंदर पर्स छीन के भाग गया, तो क्या बंदर को टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो क्या बर्दन पर्सन है या नहीं, वो डिपेंड करेगा। इसमें आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। इनकम, इनकम जो हो रही है, इनकम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू नेचर की इनकम कहलाती है कि कैपिटल नेचर की इनकम इनकम होती है? रेगुलर रिसिप्ट होना चाहिए कि वन टाइम रिसिप्ट को भी इनकम मानते हैं? सर इलीगल इनकम का क्या होगा? मर्डर कर लिया आपने, मर्डर करके पैसे कमा लिए, क्या टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो आपको पता चलेगा कि लीगल इनकम हो, इलीगल इनकम हो, ड्रग्स का धंधा करके इनकम कमाई, आपको इंडिया में टैक्स देना है। स्कोप में आनी चाहिए बच्चों। स्कोप का मतलब समझना क्या है? देखो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी इनकम एक व्यक्ति के दायरे के अंदर आएगी। जैसे क्रिस गेल है, क्रिस गेल इंडिया का रेसिडेंट है क्या बच्चों? देखो आपको दो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते रेसिडेंट और एक क्या होते हैं? नॉन रेसिडेंट। क्रिस गेल कहां का है? वेस्ट इंडीज का। वो इंडिया में आता है। वो वेस्ट इंडीज का और कहां पर आता है? इंडिया में। वो वेस्ट इंडीज का है, इंडिया में आया आईपीएल खेलने के लिए। उसके वेस्ट इंडीज में रेस्टोरेंट है, वेस्ट इंडीज में भी मैच खेलता है, वहां पे भी उसकी कमाई हो रही है। आप मुझे बताइए, क्रिस गेल को उसकी सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा कि सिर्फ इंडिया से कमाई हुई इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा? उसके स्कोप में कौन सी इनकम आएगी? उसके स्कोप में पूरी दुनिया की इनकम आएगी कि सिर्फ इंडिया की इनकम आएगी? ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? जो नॉन रेसिडेंट होते हैं ना, नॉन रेसिडेंट्स, उनको उन्हीं इनकम पे टैक्स देना पड़ता है जो उन्हें इंडिया में कमाई है। जो इंडिया से कमाई है उन्हीं इनकम पे उनको क्या देना है? टैक्स। उनका स्कोप सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है। विराट कोहली बच्चों,
हमारे देश का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? विराट कोहली को इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, चाहे वो लंदन में कुछ बिजनेस कर रहा हो उससे उसको इनकम हो रही है उसको टैक्स देना है, दुबई से कुछ इनकम अर्न हो रही होगी उसको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब जो इंडिया के रेसिडेंट होते हैं ना, उनके लिए सारी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। क्या बोला मैंने? रेसिडेंट के लिए सारी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल। एक वर्ड में आपको आगे जाके ये पूरा चैप्टर रहेगा स्कोप का, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेसिडेंट का जो स्कोप होता है, फॉर रेसिडेंट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। उनकी सारी इनकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। मैं यहां रह के इंडिया से कमाऊं, इंडिया के बाहर से कमाऊं, मेरे को सारी इनकम पे क्या करना है, टैक्स। लेकिन बाहरी व्यक्ति को उसी इनकम पे टैक्स देना है जो उसने कहां से अर्न करी है, इंडिया से। माइक्रोसॉफ्ट है बॉस, माइक्रोसॉफ्ट यूएस में, इंडिया में भी है, तो उनको उन्हीं इनकम पे टैक्स देना है जो वो इंडिया से क्या कर रहे हैं, हैदराबाद और बेंगलोर के ऑफिस से अर्न कर रहे हैं, उसी इनकम पे टैक्स देना है। उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं है, उनका सीएटल वाले ऑफिस जो है वो टैक्सेबल नहीं है, उससे हमको क्या लेना देना। तो ये होता है स्कोप। क्या दुनिया की इनकम आपके दायरे में आएगी कि सिर्फ इंडियन इनकम आपके दायरे में? अच्छा क्या अच्छा है, एक जैसे एक मान लो एक व्यक्ति, आप सोच के बताना, एक व्यक्ति है रहता है इंडिया में, रहता कहां पर, इंडिया में, तो रेसिडेंट कहां का हो गया बच्चे, इंडिया का। उसके 5 रेस्टोरेंट है और वो 5 रेस्टोरेंट दुबई में। कहां है 5 रेस्टोरेंट, दुबई में। आप मुझे बताइए, क्या उसे इंडिया में रहना चाहिए कि दुबई चले जाना चाहिए? क्यों? अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है तो उसकी सारी इनकम क्या हो जाएगी, बट इंडिया के रेसिडेंट है तो सारी इनकम टैक्सेबल है, तो जाके रहना दुबई में। दुबई में तो क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। सो स्कोप कितना मैटर करता है। लोग रेसिडेंट घूमते फिरते रहते, लोग वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं बनते। अगर उनको पता है कि इंडिया से बाहर से उनकी, मॉरिशस से उनकी इनकम है, उनकी इनकम दुबई से है, तो वो बोलेंगे कि साहब इंडिया में रहेंगे तो समस्या है, टैक्स देना पड़ जाएगा। और ऐसी कंट्री में जहां पे टैक्स नहीं लगता दोस्तों, फिर वहां रहो, ज्यादा बेटर है ना। लेकिन हमारी सरकार बहुत नालायक है बच्चों, मैंने आपको कहा ना, बहुत नालायक है। क्या प्रोविजन बनाया आपको बाद में पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 करके बनाया। क्या होता है, लोग क्या करने लग गए थे, लोग करने लग गए थे साहब इंडिया के रेसिडेंट बन जाएंगे तो इंडिया में क्या लग जाएगा, टैक्स। तो एक काम करते, इंडिया के रेसिडेंट नहीं बनते, लंदन में रहेंगे तो लंदन में भी रेसिडेंट बन जाएंगे तो वहां यूके में क्या लग जाएगा, टैक्स। पूरी दुनिया के लॉ ऑलमोस्ट थोड़े मोड़े मैटर पे तो क्या है, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अपन ने चुराए के मतलब अपन ने बनाया जो है, किसका देख के बनाया, उनका ही है, ब्रिटिशर सब कुछ है। अब तो वहां पे रेसिडेंट बन जाएंगे, लोग बोलते क्या, मैं इंडिया का भी रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मैं यूके का भी नहीं बनूंगा, थोड़े दिन यूके में, थोड़े दिन न्यूजीलैंड में, थोड़े दिन इधर, थोड़े दिन उधर, थोड़े दिन दुबई, थोड़े दिन मॉरिशस, पूरी दुनिया घूम रहे, खूब पैसा है साहब, कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे, कहीं के भी रेसिडेंट नहीं है। हमारी सरकार ने क्या बोला मालूम, अगर कोई दुनिया में कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है ना, वो हमारा है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, डीम्ड रेसिडेंट। क्या प्रोविजन बनाया, पागल हो गए लोग। लेकिन एक चीज लिखती उन्होंने अच्छी कर दी कि इंडियन सिटीजन पे ये बात अप्लाई होगी, जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का क्या है, सिटीजन है, लेकिन दुनिया का कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है। देखो सिटीजनशिप अलग होती बच्चों, और रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, अलग। जैसे मेरा भाई यूएस में रह रहा है तो यूएस का रेसिडेंट है, यूएस का सिटीजन नहीं है, वो अभी भी कौन सा सिटीजन है, इंडियन सिटीजन। तो रेसिडेंट अलग होता है, सिटीजनशिप अलग होती है। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, रेसिडेंट्स के ऊपर लगता है। तो स्कोप मैंने अभी मैं बताऊंगा, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट किसको बोलते हैं, स्कोप क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे आपसे। बहुत मजा आने वाला है उस चैप्टर के अंदर, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है ये। हाँ, सवाल ही नहीं उठता। आप ले लो, आप फिर इंडियन, इंडिया बुरा मान जाएगा बेटा। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के इंडियन सिटीजन वापस लेना सकते क्या आप? इंडिया वाले भी नाटक करेंगे फिर, आपके पास से इंडियन सिटीजन चली जाएगी, जाइए ना, आपको कोई नहीं रोक रहा। लोग करते ना, डंकी मारते ही मारते छोड़ के चले जाते थे सिटीजनशिप, बोलते इंडिया में परेशान कर रहे हैं, छोड़ दो इंडियन सिटीजनशिप, कोई दिक्कत नहीं। ये एडवाइस दे सकते हैं आप अपने क्लाइंट को कि वो बोलेगा कि मुझे ऐसे घूमना है, मैं कहीं पे भी टैक्स नहीं दूंगा, तो आप क्या बोलना, एक काम और कर, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दे, छोड़ दे इंडियन सिटीजनशिप। तो ये बोला ना अपन, यही चीज पर जब हम सेक्शन पढ़ेंगे उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। वहां पे उस सेक्शन में एक और एक चीज लिखी है,
कि ये बात सिर्फ उन्हीं इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल होगी जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ऐसा लिखा। ऐसे हर किसी, देखो वैसे भी यार, वैसे भी जिसकी इनकम 5 6 7 8 लाख होगी वो इंडिया में ही नहीं घूम पाता, वो दुनिया में क्या घूमेगा। सरकार, मतलब सरकार बोलती है हाँ हम सब पे एप्लीकेबल नहीं कर रहे, 99% हिंदुस्तानियों पे तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो होगा ही नहीं ना बॉस। कहां से होगा, किसी कितों की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कैसी बात करेगी सरकार। जिनको उनको चाहते हैं उनको सबको अप्लाई करवा दिया उनने। तो मैं बोलूंगा, एडवाइस करूंगा, एक काम करो, अपनी इनकम कम कर लो, अपनी इनकम 15 लाख से कम दिखाओ इंडिया में। दिखाओ नहीं, दिखाओ मतलब फंस जाएंगे, वो तो गलत कर रहे। बीबी के नाम पे कुछ इनकम है तो किसके नाम पे करे, बीबी के नाम पे इनकम ले। कुछ इनकम जो है वो किसके नाम, तो सबको लेके घूमो, बीबी भी घूम रही है, बच्चे भी घूम रहे हैं, सबके नाम पे थोड़ी थोड़ी इनकम क्रिएट करो, सब घूमो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, कितना कर लोगे, 3 बच्चे कर लिया आपने तो चलो ठीक है, 15 लाख 15 लाख 15 लाख आपको बेनिफिट वहां मिल गया, अब 2 बीबी कर लो। लेकिन फिर अब घूमने का खर्चा भी तो मेंटेन करना है ना। सरकार 15 लाख ऐसा नहीं बनाती, सरकार 15 लाख सोच के बनाती, क्योंकि लोग नालायक है। अब मान लो किसी की 4 बीवी है, 4 बीवी 4 4 बच्चे करके उसने पूरा जिला बसा लिया, और सबको लेके जाना कितना मुश्किल है। 15 लाख से ज्यादा तो वो सोचेगा ना कि मेरे 5 6 करोड़ की तो मैं ऐसे बचा लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली ये चीज करना बहुत मुश्किल है। तो सब चार्जिंग सेक्शन कहता है कि पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम कहां होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर में। फिर वो इनकम किसमें आनी, इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनकम कहां आनी चाहिए, उसके स्कोप, स्कोप का मतलब हर एक के लिए सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। मैंने क्रिस गेल का एग्जांपल दिया, मैंने मेरा एग्जांपल दिया, मेरे लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, मैं यहां का रेसिडेंट हूं। आप लोग, हम लोग जो भी कमाएंगे इंडिया में कमाए, इंडिया के बाहर कमाए, टैक्स लगेगा, लेकिन बाहर के लोगों पे उन्हीं इनकम पे टैक्स लगेगा जो इंडिया से उनने कमाया है। तो बच्चे प्रिस्क्राइब रेट से क्या करेंगे, टैक्स। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या लिया जाएगा, पीआर मतलब क्या होगा, प्रिस्क्राइब रेट। प्रिस्क्राइब रेट से हम लेंगे टैक्स। ये सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल, ऑल दिस कंडीशन शुड गेट फुलफिल्ड। अब बच्चों, पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, ये गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। इसमें गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 31। बच्चों इसको सबसेक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, इसको क्लॉज कह रहा हूं। उसका रीजन है, जो सेक्शन 2 है ना हमारा इनकम टैक्स में, हर एक डेफिनेशन अलग है। सब सेक्शन कब कहते हैं, जब मेन सेक्शन से उसका क्या हो, रिलेशन हो, कुछ रिलेशन है क्या उसका, हर डेफिनेशन अपने आप में क्या है, अलग। तो मैं क्या यूज करूंगा, क्लॉजेस, सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। सर ये इनकम क्या होती, बच्चों आपको समझ में आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। सर ये प्रीवियस ईयर क्या होता, पीवाई, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, ये समझ में आएगा आपको सेक्शन 3 में, ये आपको समझ में आएगा सेक्शन 3 में। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती बच्चों, ये आपको समझ में आएगा सेक्शन 10 to 13। सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 13 तक एग्जम्प्ट इनकम है। ऑल्दो आपके सारी एग्जम्प्ट इनकम पढ़ना नहीं है, बहुत कम एग्जम्प्ट इनकम आपको एप्लीकेबल है। एक चैप्टर हुआ करता था पहले एग्जम्प्ट इनकम, अपने क्या बोलते हैं आईसीए ने हटा दिया, अभी नए मॉड्यूल्स में वो चैप्टर नहीं है। बट ऐसा भी नहीं कि एग्जम्प्ट इनकम नहीं है, वो अलग अलग चैप्टर्स में कहीं कहीं डिवाइडेड है। आपको प्रॉपर एक बढ़िया लिस्ट बनवाऊंगा। स्कोप किसे कहते हैं बच्चों, स्कोप क्या होता है, कौन सी इनकम टैक्सेबल, अभी क्या बात कर रहे थे इंडिया के बाद, दुबई वुबई मॉरिशस, सब पता चलेगा आपको कहां पे बच्चों, सेक्शन 5 में। स्कोप निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेटस, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका सेक्शन 6 है, वो ओपन देखेंगे। प्रिस्क्राइब रेट की बात करूंगा बच्चों आपसे, अभी नहीं कर रहा हूं। प्रिस्क्राइब रेट के अंदर काफी बातें होती है, अलग अलग टाइप्स की रेट्स है, सेक्शंस बहुत अलग अलग है, समय आने पर आपसे इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो बच्चों मैं सेक्शन 4 पे एंड कर रहा हूं, कल एक एक वर्ड को अपन समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।